रात के 12:17 एलओसी के पास। आधी रात का वक्त है। भारतीय सेना की एक हवाई टुकड़ी हिमालय की सरहद का निरीक्षण कर रही है। नीचे जमीन पर पैदल सेना की एक टुकड़ी एलओसी पर गश्त लगा रही है। सैनिक सतर्कता से आगे बढ़ रहे हैं। सामने सीमा पर दुश्मन का इलाका है। गुप्त सूत्रों के अनुसार आतंकवादी घुसपैठ की संभावना है। सुरक्षा की पहली दीवार, ये जवान किसी भी कार्यवाही के लिए तैयार है। सूत्रों के अनुसार पिछले साल 1600 से ज्यादा सीजफायर वायलेशंस और 300 से ज्यादा घुसपैठ की कोशिशें की गई हैं। लेकिन अधिकतर सुरक्षा बलों के आगे नाकाम रहीं। यहां हर पल गोलीबारी का खतरा रहता है। भारत और पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है, जबकि 740 किलोमीटर लंबी एलओसी को दुनिया में सबसे संवेदनशील मिलिटराइज्ड जोन माना जाता है। पूर्व में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा में फैली भारत चीन सीमा के साथ एलएसी पर भी पैनी निगरानी रखनी पड़ती है। मातृभूमि की रक्षा के लिए आवश्यक है सतर्कता और मुस्तैदी। हर पल 24 घंटे। देर रात 1:30 दुश्मन के इलाके में पैरा ट्रूपर स्पेशल फोर्सेस की एक छोटी टुकड़ी दुश्मन के कब्जे वाले इलाके में है, एक गुप्त मिशन पर। पैरा एसएफ रेजिमेंट भारत के सभी मुख्य संघर्षों का हिस्सा रहे हैं, जिसमें अनगिनत टॉप सीक्रेट मिशंस भी शामिल हैं। स्पेशल फोर्सेस के सिपाही की तैयारी अलग होती है। आपका एप्टीट्यूड और एटीट्यूड आपको अलग बनाता है। फिजिकल फिटनेस इस पैकेज का सिर्फ एक पार्ट है। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग का उद्देश्य है मेंटली वीक को मेंटली स्ट्रांग से अलग करना और जो चुने गए हैं उन सबको तैयार करना। चुनिंदा एलीट सोल्जर्स की ये टुकड़ी अपने पहले पड़ाव पर पहुंच चुकी है, स्टेजिंग पॉइंट। इन जाबाज सिपाहियों का मकसद है इस कैंप में छिपे दो बहुत ही खूंखार आतंकवादी को मार गिराना। अंदर कम से कम एक हथियारबंद पहरेदार मौजूद है। स्टेल्थ, सरप्राइज और फोकस इस ऑपरेशन के लिए बेहद जरूरी हैं। स्पेशल फोर्स के सोल्जर को जबरदस्त फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के लिए तैयार किया जाता है। उसे उसकी लिमिट तक टेस्ट किया जाता है और ये सब करने का एक ही मकसद है कि जब लाइव ऑपरेशन में ऐसी कोई सिचुएशन आएगी तब वो आसानी से उसका सामना कर सके। रणनीति के हिसाब से सैनिक 2 टीम्स में बंट चुके हैं। असॉल्ट टीम कैंप में घुसकर उस सेफ हाउस तक पहुंचेगी जहां इनका टारगेट छिपा बैठा है। जबकि कैंप के बाहर घात लगाकर बैठी स्नाइपर टीम दूर से ही दुश्मन का सफाया करेगी। जल्द ही सूरज निकल आएगा। वक्त बेहद कम है।
स्नाइपर्स इंतजार कर रहे हैं। इनकी जोड़ी खतरनाक होती है। एक स्पॉटर है और एक शूटर। इनका पूरा ध्यान है 700 मीटर दूर एक टीले पर। कैंप में सिर्फ वही एक जगह है जहां से सेल्यूलर नेटवर्क का जबरदस्त सिग्नल आ रहा है। टारगेट रात को इस जगह से फोन कर रहा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हमेशा टीम वर्क के बारे में बात करती हैं, लेकिन स्पेशल फोर्सेस में टीम वर्क हमारे कल्चर का हिस्सा है। ये बात जिंदगी और मौत की है। बिना टीम वर्क के हमारा अस्तित्व नहीं। 3:16 आतंकवादियों का सेफ हाउस। किसी भी ऑपरेशन के वक्त अपने साथी पर पूरा भरोसा होना हमारे लिए सबसे जरूरी है। भारतीय सेना का हमलावर दस्ता कैंप कंपाउंड में घुस चुका है, बिना आवाज, एक साथ। इनकी मदद करेगा रिकॉन स्काउट रोबोट, जो छोटा और हल्का होने की वजह से छिपकर अपना काम करता है। इंफ्रारेड कैमरा अंधेरे में भी आगे की बिल्कुल साफ तस्वीर दिखा देता है। एक बंद दरवाजा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। C4 एक्सप्लोजिव की मदद ली गई और अब वक्त है धमाके का। 3:19 दुश्मन कैंप के दूसरी तरफ टीले पर थोड़ी हलचल देखी गई। स्नाइपर टीम की नजर टारगेट पर है। लेकिन उनके और इस मिशन के सक्सेस के बीच है 700 मीटर की दूरी और दर्जनों बाधाएं। इतनी दूर से फायर करने पर ग्रेविटी गोली को नीचे की ओर खींचती है। हवा की तेजी, ह्यूमिडिटी और एयर टेम्परेचर इस काम को और मुश्किल बनाते हैं। यहां तक कि शूटर की सांसें और धड़कन भी निशाने पर असर डालती हैं। दूरी काफी है और मौका सिर्फ एक। निशाना सटीक था, लेकिन एक अब भी बाकी है। 3:20 दोनों टारगेट्स धराशायी। मिशन पूरा हुआ। सुबह 5 बजे इंडियन मिलिट्री एकेडमी, देहरादून। लगभग 90 सालों से इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नौजवानों के दिन की शुरुआत होती है सूर्योदय के पहले की दौड़ से। कई दशकों में यहाँ 60,000 से भी ज्यादा नौजवानों को ढाला गया उन ऑफिसर्स और जेंटलमैन में जो करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक का नेतृत्व। भारतीय सेना की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है टीम वर्क। ये एक बड़ी मशीन की तरह है जिसमें काफी सारे पार्ट्स एक साथ काम करते हैं। हमारी फौज बहुत बड़ी है,
इसलिए जरूरी है कि हर हिस्सा एक साथ अच्छी तरह काम करे। तालमेल होना बहुत जरूरी है। जंग के हर सैनिक की शुरुआत होती है ड्रिल स्क्वायर से। अपने साथियों के साथ कंधा मिलाते हुए मार्च करके। यहां पर सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट रहा तो लड़ाई के मैदान में भी जबरदस्त टीम वर्क बना रहेगा। भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास की जड़ें जुड़ी हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। 19वीं सदी में इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के तहत लाया गया था। 100 साल से भी ज्यादा वक्त से भारतीय सैनिकों को यूरोप से सुदूर पूर्व के कई ऐतिहासिक युद्ध सम्मानों से नवाजा गया। दोनों विश्व युद्धों में करीब 35 लाख भारतीयों ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 1.5 लाख से भी ज्यादा ने दिया परम बलिदान। आजादी के बाद से भारत ने 4 बड़े युद्ध लड़े हैं, 3 पाकिस्तान और 1 चीन के खिलाफ। लगभग 2,40,000 भारतीय जवानों ने विश्व भर में 50 से भी ज्यादा पीस कीपिंग मिशंस में भी योगदान दिया है। आज भारतीय सेना में करीब 14 लाख अफसर और स्थायी सैनिक हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी जमीनी फौज में से एक है, वो भी अत्याधुनिक हथियारों से लैस। बख्तरबंद कोर की टैंक रेजिमेंट, इन्फेंट्री डिवीजन के पैदल सिपाही, आर्टिलरी तोपें, इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, पैराट्रूपर्स, कोर ऑफ आर्मी एयर डिफेंस, मेडिकल कोर, सिग्नल मैन एंड विमेन। और ये सैनिक दुनिया के 7वें सबसे बड़े देश के किसी भी कोने में जाकर कार्रवाई करने की क्षमता रखते हैं। सुबह के 7:30 बजे सियाचिन बेस कैंप, लद्दाख। दुनिया की सबसे ऊंची युद्ध भूमि का बेस कैंप, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन की बर्फीली चौकियों में हमारे बहादुर सिपाही हमेशा तैनात रहते हैं। ये दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। 12,000 फुट की ऊंचाई पर यहाँ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा सी लेवल से 60% कम है और तापमान गिर सकता है 0 से 60 डिग्री नीचे तक। यहाँ सांस लेना भी मुश्किल होगा। पर भारत के पास है दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी सेना। इन सिपाहियों को 20,000 फुट की ऊंचाई पर रहने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। काराकोरम रेंज नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा ग्लेशियर वाला हिस्सा, और इसके पूर्व की तरफ है सियाचिन। 76 किलोमीटर में फैला दुनिया का दूसरा सबसे लंबा नॉन पोलर ग्लेशियर। सियाचिन की लोकेशन कूटनैतिक दृष्टि से काफी अहम है। भारत और पाकिस्तान के बीच इसी ग्लेशियर पर सबसे पहली लड़ाई 1984 में हुई थी। तब से यह इलाका सैन्य अभियानों का गढ़ बना हुआ है। ऊंची जगहों पर कब्जा है भारतीय सेना का, जिसमें वहां की सबसे ऊंची पोस्ट बाना टॉप शामिल है। 23,000 फुट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह का नाम परमवीर चक्र प्राप्त कैप्टन बाना सिंह के नाम पर रखा गया है। 1999 में पाकिस्तान ने फिर से युद्ध विराम तोड़ा और पास ही कारगिल से घुसकर चोटियों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऑपरेशन विजय के तहत एक बार फिर उनके हाथ नाकामी लगी। आज भी सारी चोटियों पर भारत का कब्जा है और वो दोनों परमाणु देशों के बीच शांति बनाए रखने में भी सफल है। 7:45 सियाचिन वॉर मेमोरियल, लद्दाख। इन सैनिकों के लिए ग्लेशियर में ड्यूटी की शुरुआत होती है सियाचिन वॉर मेमोरियल से। इस अभिशप्त इलाके में शहीद हुए अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हुए
सैनिक निकल पड़ते हैं देश की रक्षा के लिए। दुगने जज्बे के साथ। सियाचिन से विपरीत भारत के इस हिस्से में काफी गर्माहट है और यहां बात सिर्फ मौसम की नहीं हो रही। पड़ोसी इलाके में हलचल देखी गई और उनकी नीयत भी साफ नहीं है। यहां तैयारी चल रही है उन्हें जवाब देने की। आतंकवादियों का लॉन्च पैड भले ही दूर हो, लेकिन इनकी पहुंच से बाहर नहीं। हमारी सेना के पास विकल्पों की कमी नहीं, हवा में भी और जमीन पर भी। लेकिन सटीक वार के लिए उन्हें जरूरत है जबरदस्त कोऑर्डिनेशन की। कमांड सेंटर में इसकी डिटेल्स पर काम चल रहा है और कार्रवाई को अंजाम देना है वहां से 100 किलोमीटर दूर। यह है आर्टिलरी यूनिट, आज की कार्रवाई का मुख्य स्ट्राइक फोर्स। सबको समझा दिया गया, आदेश मिल चुके हैं और जोश हाई है। वक्त आ गया है तोपों को निकालने का। 155 मिलीमीटर फील्ड हाउइत्जर 77B या आसान शब्दों में बोफर्स गन को एक्शन जोन तक ले जाने के लिए जरूरत पड़ती है खास तरह के ट्रांसपोर्ट की। मंजिल पर पहुंचते ही आग उगलती तोपें और इनका क्रू तुरंत पोजीशन ले लेते हैं। 1999 के भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध में इंडियन आर्टिलरी की बोफर्स तोपों ने दुश्मन के बंकर्स तबाह कर दिए थे। 8:48 किसी अज्ञात जगह दुश्मन के ठिकानों का पता लगाया गया। फायर डायरेक्शन सेंटर से कहो कि बोफर्स की 3 बैटरीज को लेकर दुश्मनों के इन ठिकानों को निशाना बनाकर खत्म करें। ठीक है सर। जय हिंद सर। बोफर्स फायर डायरेक्शन टीम तक ये आदेश पहुंचा दिया गया है। कोऑर्डिनेट्स डाल दिए गए हैं और इन कंप्यूटराइज्ड कैनन्स ने निशाना साध लिया है। दुश्मन का एक और ठिकाना तबाह। 9:30 किसी अज्ञात जगह का एयरबेस। स्पेशल ऑप्स में सोच समझकर योजना बनानी पड़ती है। दुश्मनों के इलाके में जाते वक्त स्ट्राइक टीम पर बहुत खतरा होता है। उनका सबसे बड़ा हथियार है भरोसेमंद इंटेल। 21वीं सेंचुरी में सिर्फ इंसानी इंटेल हासिल करना काफी नहीं होता, बल्कि टेक्नोलॉजी की मदद भी ली जाती है। जैसे कि ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स। ये ड्रोन बहुत कुछ कर सकता है। इसमें कई कैमरा हैं और जमीन का निरीक्षण करने के साथ ही इसमें निशाना साधने की क्षमता भी है। किसी भी तरह की योजना में इन एयरक्राफ्ट की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। दुनिया भर की मिलिट्रीज हर साल करीब 7,000 करोड़ डॉलर सिर्फ ड्रोन टेक्नोलॉजी पर खर्च करती है। इसे रिमोट की मदद से उड़ाया जा सकता है, करीब 250 किलोमीटर दूर से।
ये ड्रोन पलक झपकते ही 20,000 फुट की ऊंचाई पकड़ लेता है। पर मिलिट्री ऑप में सिर्फ आसमान से एक जासूस की तरह नजर रखना काफी नहीं होता, और जमीन पर जवानों की आंख और कान का काम करता है कम्युनिकेशन लिंक, बिल्कुल भारतीय सेना के कोर ऑफ सिग्नल्स के इस यूनिट की तरह। सेना आगे बढ़ रही है, पर सबसे पहले उन्हें छिपे रहना होगा। जब हम सैनिकों के बारे में बात करते हैं, हम सोचते हैं एक सिपाही जिसके पास हथियार है। हम टैंक्स के बारे में सोचते हैं, या शायद बंदूकों के बारे में। भले ही ये सब सेना की ताकत हैं, पर सिग्नल्स आंख और कान का काम करते हैं। वो फोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी जैसे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन बने रहने से सही कमांड और कंट्रोल बना रहता है, वक्त पर जानकारी पहुंचती है, और छोटी से छोटी हलचल भी कंट्रोल रूम तक पहुंचती है। 100 साल पहले संदेश भेजने के लिए कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब सब बदल चुका है। हर टुकड़ी के बीच कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। जैसे बैटल जोन में एक सैनिक है जिसे अपने कंट्रोल रूम तक एक जानकारी भेजनी है। इसके लिए उसे किसी ऐसे व्यक्ति से बात करनी होगी जो कि हेलीकॉप्टर में हो या फिर किसी टैंक में। मिलिट्री ऑपरेशंस में चुनौतियों को जीतना, चाहे वो छोटी मोटी मुठभेड़ ही क्यों ना हो, एक बड़ी जंग हो या किसी आतंकवादी को पकड़ना हो, ये सब निर्भर करता है वक्त पर जानकारी मिलने और फिर उस जानकारी के मिलने के बाद सही निर्णय लेने पर। ये दल अपने काम में मसरूफ है। द कोर ऑफ इंजीनियर्स का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि जवानों और सामान का राह में कोई अड़चन ना आए, जो कि इस इलाके में आसान नहीं है। तो उन्होंने एक तेज और कारगर तरीका ढूंढ लिया। लगभग 1 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से ट्रैक्स बिछाए जा रहे हैं। लेकिन जंग में कुछ वाहन ऐसे भी हैं जिन्हें सड़क और ट्रैक्स की जरूरत नहीं पड़ती। T-90 भीष्मा टैंक रेत में बड़े आराम से चलता है, पर इसे परेशानी हो सकती है उससे जो रेत के नीचे छिपी है, लैंड माइंस। ये वजन पड़ने पर फटती हैं और इन्हें टैंक्स उड़ाने के लिए ही रखा जाता है। सौ साल से भी ज्यादा से मैदान जंग के सबसे बड़े खतरों में से एक है बारूदी सुरंगें। पहले विश्व युद्ध में इन छिपे हुए बमों से बचने का तरीका साधारण के साथ बहुत खतरनाक भी था। एक वक्त ऐसा भी था जब टेक्नोलॉजी इतनी आधुनिक नहीं हुआ करती थी और माइनफील्ड की जांच हुआ करती थी चाकू और बेनेट से। अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आज भारतीय सेना के इंजीनियर्स माइन ट्रॉलर्स का इस्तेमाल करते हैं। मेटल की एक बड़ी मकड़ी की तरह ये ट्रॉलर्स माइनफील्ड पर रेंगते हैं। ये एक टैंक ही है जिसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। वजनी स्टील के पहिए और चेन सामने की तरफ टैंक के नीचे जमीन पर वजन डालते हैं। अंदर बैठे क्रू को झटका तो लगा, पर वो सुरक्षित हैं। कुछ मिनटों में ही इंडियन आर्मर्ड कोर के लिए आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो जाता है। महाभारत के वक्त से ही कैवलरी सेना का जरूरी हिस्सा रही है। कैवलरी में सैनिक घोड़े पर बैठे होते थे। ये सैनिक बहुत ही एलीट और वेल ट्रेन्ड होते थे। अब घोड़ों की जगह मॉडर्न बैटल टैंक्स ने ले ली है। ये जंग के मैदान में सबसे वर्सेटाइल मशीन होती है।
टैंकमैन होने की वजह से हमसे उम्मीद की जाती है कि हम तेजी से दुश्मन के इलाकों में घुसकर अंदर तक गोलीबारी करें, जिससे उनके अंदर डर फैल जाए और उनमें खलबली मच जाए। टैंकमैन भारतीय सेना के इतिहास की सबसे भीषण जंगों का हिस्सा रहे हैं। सितंबर 1965 में बैटल ऑफ असल उत्तर दूसरे विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी टैंक बैटल्स में से एक थी। पाकिस्तानी सेना 300 से ज्यादा टैंक्स के साथ भारतीय भूमि पर घुस आई। उनका सामना था संख्या में आधे से भी कम भारतीय टैंक से, लेकिन हालातों के विपरीत भारतीय जज्बे ने पाकिस्तानी मंसूबों पर पानी फेर दिया और दुश्मन अपने करीब 100 टैंक्स को छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उस हारी हुई सेना का हिस्सा थे लेफ्टिनेंट परवेज मुशर्रफ, जो आगे जाकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। टैंक्स ने किया पहला वार और अब बारी है भारतीय पैदल सेना की मैकेनाइज्ड यूनिट की। इनके वाहन दुर्गम इलाकों के लिए बनाए गए हैं। जमीन हो या पानी, ये बिना किसी रुकावट के दुश्मन के करीब बढ़ते रहते हैं। और जवानों के जमीन पर पैर रखते ही नजर आता है युद्ध का चिरपरिचित रूप, पैदल आक्रमण। नवीनतम टेक्नोलॉजी के साथ मॉडर्न वॉरफेयर चाहे जितना भी सोफिस्टिकेटेड हो गया हो, लेकिन युद्ध जीतने के लिए आज भी जरूरत पड़ती है हिम्मत और हथियार की। बारह बजकर 15 मिनट, लद्दाख। हिमालय की तरफ भारत का ज्यादातर इलाका निर्जन और खतरनाक है, लेकिन बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने देश के हर कोने को जोड़ने का काम किया है। इक्यावन 51,000 किलोमीटर से भी ज्यादा सड़कें बनाकर, जो पृथ्वी की परिधि से भी 20% ज्यादा है। इन सड़कों से लगातार जरूरी रसद की आपूर्ति की जाती है। जवान, मशीन्स, हथियार, गोला बारूद और घर से आई चिट्ठियां, या सैनिकों की सबसे बड़ी जरूरत खाना। भारतीय सेना हर साल लगभग 50,000 मेगाटन सूखे राशन की खपत करती है। इसमें सब्जियां, मीट और बाकी ताजे उत्पाद शामिल नहीं हैं। यह सप्लाई लाइन कभी भी टूटनी नहीं चाहिए। चाहे पहाड़ी इलाका हो या फिर जमीनी, स्टोरेज डेपो आर्मी सप्लाई नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी है। अधिकतर लोगों की नजरों में एक सैनिक या टैंक में बैठा होता है या गन लिए खड़ा होता है। इनके अलावा और भी फौजी होते हैं जो फ्रंट में नहीं बल्कि पीछे काम करते हैं।
वो हैं हमारे लॉजिस्टिक्स वॉरियर्स। दुर्गम इलाकों में इन सप्लाई ट्रक्स को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। जान का खतरा होने के बावजूद ये बहादुर सैनिक अपना फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटते। ये सैनिक आज का खाना ले जा रहे हैं, इंसुलेटेड केसेस में ताजा और गर्म खाना। इस डिलीवरी के साथ इनके साथियों का हौसला और बढ़ जाएगा, जो कठिन परिस्थितियों में दुश्मन के सामने डटे हुए हैं। बाहरी दुनिया में शायद ही कोई ये समझ पाए कि यह आसान सा दिखने वाला काम भी खतरे से खाली नहीं है। गुप्त सूचना के अनुसार कुछ संदिग्ध घुसपैठिए देखे गए हैं। सबसे पहले पैदल गश्ती दल आगे बढ़ रहा है। सिपाही चौकन्ने हैं। कहीं से भी गोलाबारी हो सकती है। एक जवान घायल हो गया। किस्मत से मेडिकल टीम साथ है। छर्रे लगे हैं। इस 19 वर्षीय जवान को इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। इसे यहां से तुरंत निकालना होगा। हमारे लिए उस समय सबसे जरूरी होता है वक्त। पेशेंट को शुरुआती ट्रीटमेंट और रिससिटेशन कितनी जल्दी दिया जा सकता है और वहां से कितनी जल्दी निकाला जा सकता है, इससे फाइनल आउटकम पे बहुत असर पड़ता है। करीब 1764 से कार्यरत आर्मी मेडिकल कोर का इतिहास काफी पुराना है। इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल प्रेसिडेंसी मेडिकल सर्विस से, ब्रिटिश इंडिया की सबसे पहली मिलिट्री सर्विस। इस कोर का एक ही उद्देश्य था, सर्वे संतु निरामयः, मतलब किसी को कोई बीमारी या विकलांगता का सामना न करना पड़े। जरूरी सामानों से लैस सेना की एम्बुलेंस तैयार है। अंदर मौजूद मेडिक्स ने देखा कि घायल जवान की हालत गंभीर है। इस लाल डिस्क का मतलब इसे इलाज की तुरंत जरूरत है। 2:40 बैटलफील्ड हॉस्पिटल्स मोबाइल मेडिकल केयर फैसिलिटीज हैं, जिसे कुछ ही घंटों में खड़ा किया जा सकता है और आसानी से उसे समेटा भी जा सकता है। इन सेंटर्स में इलाज करने के लिए हर सुविधा मौजूद होती है, यहाँ तक कि सर्जरी भी। हमारा मकसद है अपने सिपाहियों को सबसे बेहतरीन मेडिकल सेवा देना। हम सैनिक तो हैं, पर मेडिक्स हमेशा रहेंगे। चीता टू टाइगर, चीता टू टाइगर, चीता पोस्ट 311, चीता टू टाइगर, चीता टू टाइगर, टैंक कैजुअल्टी GR 654। जहां युद्ध भूमि में सैनिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, वहीं मशीन्स और इक्विपमेंट भी कीमती एसेट्स हैं। इंजन खराब होने की वजह से भीष्मा T-90 बैटल टैंक को रुकना पड़ा और ये दुश्मन के निशाने पर है। इस पर गोलाबारी काफी नुकसान कर सकती है। हमारा टैंक M किल, लेटर्स पापा पापा चार्ली किलो किलो लीमा ओवर। इस दल को यहां से निकालना होगा जल्दी। शाम 5:10। इनका संदेश मिल चुका था। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम मदद के लिए आ चुकी है।
30 करोड़ की कीमत वाले इस भीष्मा को रात से पहले यहां से निकालना होगा। रोशनी कम हो रही है, लेकिन आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल तेजी से अपना काम कर रहा है। दुश्मनों की रेंज में होने के बावजूद इन्हें लाइट्स जलानी पड़ी और कोई चारा नहीं। 1 घंटे से भी कम वक्त में ये यहां से निकल गए। टैंक को एक टेम्पररी वर्कशॉप में लाया गया और इंजीनियर्स उसकी मरम्मत में लग गए। भारतीय सेना के लिए एक और कठिन रात। इंडियन पैराट्रूपर स्पेशल फोर्सेस का एक दल किसी खास अभियान की तैयारी कर रहा है। आतंकवाद के खिलाफ चल रही लंबी लड़ाई में आज रात के अंधेरे में ये करने वाले हैं एक और हमला। निशाने पर है आतंकी हथियारों का एक जखीरा। गुप्त अभियान पैरा एसएफ जवानों की खासियत है। इनके कई सफल अभियानों में म्यांमार और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर की गई निर्भीक सर्जिकल स्ट्राइक शामिल हैं। स्ट्राइक टीम को पहले से तय की गई जगह पर हेलीकॉप्टर से उतारा जाएगा, लेकिन पैरा एसएफ के निकलने से पहले एक अन्य दस्ता तैयार है, घातक प्लाटून। घातक दस्ते को दुश्मनों के किसी और इलाके में उतारा जाएगा। ये एक छलावा है, दुश्मन का ध्यान मिशन के असली मकसद से हटाने के लिए एक अनोखी टैक्टिक। इन्फेंट्री बटालियन अपने रेजिमेंट से सबसे बेहतरीन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देकर घातक कमांडो बनाती है। ये रिकॉन एंड शॉक ट्रूप्स ही अक्सर हमले का नेतृत्व करते हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में इसी तरह के एक जाबाज घातक दस्ते और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक हाथापाई हुई थी। रात 9:30, डमी ड्रॉप जोन। किसी भी गंभीर स्थिति से निपटने के लिए घातक दस्ता रणनीतिक रूप से फायदेमंद पोजीशन ले चुका है। यहां एयरबेस में एसएफ स्क्वाड सिग्नल का इंतजार कर रहा है। इन्हें हरी झंडी मिल गई। मिशन शुरू हो गया। लोग कहते हैं कि पैराट्रूपर्स का ये मरून बेरेट पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन उसे अपने पास बनाए रखना ज्यादा मुश्किल है। स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग को बिल्कुल असली जैसा रखा जाता है। ये इंटेंस है, कॉम्प्रिहेंसिव है और रेपिटेटिव है। किसी भी ऑपरेशन में कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है और ये मसल मेमोरी से आता है। हम इसके लिए रात दिन ट्रेनिंग करते रहते हैं। पहले से निर्धारित पैरा एसएफ ड्रॉप जोन पर हेलीकॉप्टर जमीन से 50 फुट ऊपर मंडरा रहा है। सैनिक जल्दी से रस्सी के सहारे उतर जाते हैं। एक खास किस्म के ग्लव उनकी हथेली को रस्सी के घर्षण से बचाते हैं।
यहाँ से टीम को पैदल ही आगे बढ़ना होगा। चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर अपने मिशन को अंजाम देना होगा। 11:25 दुश्मनों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र में इंडियन पैरा एसएफ स्ट्राइक टीम सही वक्त का इंतजार कर रही है। डेमोलिशन स्पेशलिस्ट्स आतंकियों के हथियारों के जखीरे की तरफ बढ़ रहे हैं। स्पेशल फोर्स की टीम में अलग अलग काबिलियत वाले सिपाही होते हैं। यहाँ एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट होता है, एक डेमोलिशन एक्सपर्ट होता है और तीसरा होता है मेडिक। इस तरह के अलग अलग स्किल्स वाले लोग एक साथ आकर इस तरह के मिशंस को सक्सेसफुली अंजाम देते हैं। C4 डेमोलिशन चार्ज असेंबली तैयार है। डेटोनेटर सेट है। निकलने का वक्त आ गया।